उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत मानसून सेशन के शुरू होने से पहले महकमों की असर-ए-नौ तश्कील का काम और वजारत में फेरबदल कर सकती है। यूपी असेंबली का सेशन 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले वज़ीर आला महकमों की असर-ए-नौ तश्कील और वज़रा के महकमों के बंटवारे का काम कर लेंगे। बीजेपी तर्जुमान ने बताया कि कुछ वजीर रुकने पार्लियामेंट बन चुके हैं, इसलिए मुनासिब वक्त पर मजीद कुछ अरकान असेंबली वजीर बनाए जाएंगे और कुछ के महकमों का बंटवारा भी होगा। प्रतिष्ठित प्रतीक्षा है और जो पार्टी के बाहर भी लोग और जनता भी जानती है, पार्टी के अंदर भी कुछ लोग जो रहते हैं, जो विधायक हैं, जिनको मंत्री बनने का है, तो वो रहती है। एक बहुत प्रतीक्षित प्रतीक्षा है जो लगातार जारी और लगता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल का अवसर जब आएगा तो समय पे अपने फेरबदल होगा और उपयुक्त व्यक्तियों को उसमें स्थान भी मिलेगा। मारूफ वकील जफरयाब जीलानी ने कहा है कि अगर लिंचिंग और मुसलमानों पर हो रहे एकतरफा मजालिम को रोकने के लिए हुकूमतों ने संजीदा इक़दाम नहीं किए तो मुल्क के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर मुल्क का माहौल बिगड़ने न पाए, लेकिन जुल्म का सिलसिला न रुकने और हुकूमतों की खामोशी से हालात संगीन होते जा रहे हैं। पेश लखनऊ से तारक कमर की खास रिपोर्ट। लखनऊ के लालबाग में एक अहम मीटिंग के बाद जफरयाब जीलानी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि मजलूमों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और ये इशारे किसी मखसूस मजहब और फिरके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। भीड़ और लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों पर खुले आम जुल्म किया जा रहा है। इस वाक़े से तंग आकर सड़कों पे निकल आया पूरे मुल्क में, क्या सूबे में, और रांची में भी बहुत बड़ा उसके साथ में मुजाहरा किया एक तरीके का। अब इसके बाद अगर इसके बाद भी ये न रुके तो अंदेशा इसका है कि कहीं पर मुसलमानों की तरफ से रिटेलिएशन न हो जाए और उसके बाद फिर जो है आप समझ सकते हैं क्या हालात होते हैं। बढ़ते मजालिम और तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरों और एहतजाजों का सिलसिला भी जारी है। साथ ही लोग मीटिंगों और जलसों में भी इन मसाइल पर गौर फौज कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत आखिर क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक सब्र नहीं कर पाएगा। हम लोग चाहेंगे भी तो शायद वो ना रुक पाए और फिर उसके बाद जाहिर है कि आदमी को डिफेंस करने का अपना राइट है, सेल्फ डिफेंस का। अगर अपने को दिफा करने के लिए ये काल भी देना पड़े तो मजबूरी है और यहाँ पर तो हमने जगह जगह ये काल दी थी यूपी में और उसी के बाद ये हालात रुके थे, क्योंकि ये हमारा राइट है, बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट भी है, राइट ऑफ डिफेंस का आर्टिकल 21 में भी राइट दिया हुआ है और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 106 से लेकर दूसरी दफात में भी ये राइट है कि अगर कोई आप पर हमला करे तो आप अपने को दिफा करने में उसको मार सकते। ये हुकूमतों की ही अहम जिम्मेदारी है कि वो कानून की बालादस्ती को कायम करें और किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने की इजाजत हरगिज न दें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में छेड़खानी की मुखालिफत में कार से कुचलकर 2 दलित खवातीन के दोहरे कत्ल केस में सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आज कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया मुतासरा खानदान से मिलने पहुंचे। इस दौरान पीएल पुनिया ने यूपी की योगी हुकूमत को घेरने की कोशिश की और कहा कि दोहरे कत्ल केस के मुलजिमीन को अलीगढ़ की बीजेपी रुकने असेंबली की सरपरस्ती हासिल है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने यह इल्जाम भी लगाया कि इस केस का कलीदी मुलजिम नकुल अलीगढ़ की रुकने असेंबली का ही रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में दलितों और अक़लियतों के खिलाफ मजालिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ यूपी पुलिस बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, इसके बावजूद लूट और कत्ल की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। खासतौर पर कत्ल की वारदातों में मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। मामले के खुलासे और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए भी मकतूल के अहल खाना को थानों के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता माह मेरठ में सिराजुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग की लाश कब्रिस्तान बालेमिया से बरामद हुई। उनके बदन पर गहरी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथ और पसलियों के तोड़े जाने की तस्दीक के बाद
बुजुर्ग के अहल खाना ने कत्ल के मामले को लेकर नामजद रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन 1 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद पुलिस इस केस को एक्सीडेंटल डेथ मानकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वो नमाज अजान देने के लिए बाले मियाँ मस्जिद में रास्ते में किन्हीं लोगों ने उन्हें पकड़ा और उनकी कब्रिस्तान बाले मियाँ में मार पिटाई करी और उनके हत्या कर दी गई। उस हत्या के सिलसिले में आए थे, वो केस खुल नहीं रहा है हमारा, जिस पे हमें सख्ता कप्तान साहब को हमने उनके वो दिए हैं नाम और वो दिए हैं, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसकी तहकीकात कराएंगे। जबकि वो चोटें इस तरह की, हाथ यहाँ से तोड़ रखा है आपका, 3-4 पसलियाँ फ्रैक्चर हैं, गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई है, यहाँ सिर फ्रैक्चर है, आँख काली हुई पड़ी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ मतलब करी थी, जांच की थी, लेकिन सब चीज़ डिलीट हुई है। कोई भी जहाँ पर जा रहे हैं मतलब सारे सबूत मिटा रखे हैं उन्होंने। हमें पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारे जान को भी खतरा है। पापा जब जिंदा थे तो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी तब भी कि मेरी जान को और मेरे घर वालों को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, सबको जान का खतरा है छोटे भाई से। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना उनकी उससे रिपोर्ट से, ना अब जो रिपोर्ट लिखवाई है उससे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अलीगढ़ में फरमान के साथ हुजूमी तशद्दुद के मामले को पुलिस ने सिरे से ही खारिज कर दिया। अलीगढ़ पुलिस का दावा है कि ये हुजूमी तशद्दुद का नहीं बल्कि 2 लोगों के दरमियान मारपीट का मामला है। आपको बताएं कि हाफिज मोहम्मद फरमान न्याजी को ट्रेन में सफर के दौरान कुछ शरपसंदों ने मारा पीटा था। खबर के मुताबिक फरमान अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे थे कि इसी दौरान राजघाट नरोरा रेलवे स्टेशन पर कुछ शरपसंद ट्रेन में सवार हुए और उनसे मारपिटाई की। शरपसंदों ने जख्मी हालत में फरमान को चलती ट्रेन से जंगल में फेंक दिया। फरमान ने इस मामले में पुलिस में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। देखिए, मॉब लिंचिंग का केस नहीं है, ये बेसिकली लड़ाई का केस और जहर घुरानी का केस है। इसके अंदर जो है एक 17 वर्ष का लड़का था मुजाहिर हुसैन, ये तालिब नगर जवां थाने का रहने वाला था। ये जो है 18 तारीख को यहाँ पे अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ करके जा रहा था, तो बुलंदशहर में राजघाट एक जगह है, वहाँ पे इसका बताना था कि 7-8 लड़के जो हैं वो ट्रेन में चढ़े हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद में उनके साथ कुछ कहासुनी हुई है। उसके बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। मारपीट करके उसका ये कहना है कि उसको कुछ सूंघा दिया था, उसके बाद वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसने अपने आप को ट्रेन से नीचे कहीं पाया। उसके बाद कोई आंटी थी, उसने उसको पानी वानी पिला करके और फिर वो बरेली में पड़ता है, बरेली गया। उसके बाद अपने घर पे आया 19 तारीख को। 19 तारीख में आकर के अपने माँ बाप को बताया, पर उसके द्वारा कोई भी सूचना थाने पे नहीं दी गई थी। उसके बाद में अभी एएमयू पे कुछ लड़कों ने उसका वीडियो बना करके और बाकी ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे जोड़ने का प्रयास किया है। और इसके अंदर जो है अभी उनके माँ बाप को भी बुलाया गया था, उसके भाई को भी बुलाया गया था जो कि सिक्योरिटी का काम करता है एएमयू के अंदर, और उन सबसे पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा जो है अभी एक एप्लीकेशन दी गई है। उस एप्लीकेशन के हिसाब से 323, 324, 328 जहर खुरानी और उसके अलावा जो है उसका सामान जो छूट गया था तो उसमें चोरी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और चूंकि ये ट्रेन की रेलवे के अंदर की घटना है तो ये जीआरपी बुलंदशहर या जीआरपी चंदोसी के अंदर जो लगता है संभल के अंदर, उसको इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की जाएगी। बट देयर इज़ नथिंग लाइक मॉब लिंचिंग और समथिंग, इट इज़ जस्ट अ यूजुअल फाइट बिटवीन 2 ग्रुप्स। और यहाँ एक लड़के के साथ में जो है फाइट हुई है, मारपीट हुई है, और जिसका मुकदमा जो है हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसकी अग्रिम विवेचना भी करेंगे। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए झारखंड के तबरेज़ अंसारी के कातिलों को सख्त सजा दिलाने और इस तरह के मामलों के लिए सख्त कानून बनाए जाने को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा। मेरठ में बाद नमाज जुमा शाही जामे मस्जिद के बाहर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। शाही जामे मस्जिद के इमाम और शहर काजी ने आज खुतबे में हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए तबरेज़ अंसारी के साथ पेश आए वाक़े का जिक्र करते हुए गम और तशवीश का इजहार किया। के साथ इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कोई हुकूमत जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जब तक के मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, अदल ना हो, उस वक्त तक वो हुकूमत जो है चल नहीं सकती। वहाँ उस मुल्क के अंदर अमन और सलामती कायम नहीं हो सकती। जो इस तरह के मुजरिमीन हैं
के गाय के नाम पर या और झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को पकड़ते हैं और चारों तरफ से मिलकर उनको मारते हैं और इस तरीके से जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए। किस्म के वाक़यात हिंदुस्तान में कई बार हो चुके हैं। हमारी हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा है कि वो इस बात ऐसे लोगों को सख्त का सज़ा जब तक नहीं देगा तब तक ये जुल्म सितम ख़त्म नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि अब हज का सिलसिला शुरू होने जा रहा है 3 जुलाई से और पूरे जुलाई तक पूरे हिंदुस्तान से हाजी जो हैं एयरपोर्ट के ज़रिए से सऊदीया जाएंगे और रास्तों के अंदर पिछले सालों के अंदर भी इस किस्म के वाक़यात आए हैं कि जो हाजी बसों के अंदर जा रहे हैं या गाड़ियों में जा रहे हैं उनको रोक के उनको तंग किया गया। हमारी हुकूमत उत्तर प्रदेश से भी और हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि हाजियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता लंबे वक्त से बंद पड़े गाजियाबाद के हज हाउस को फिर से खोलने पर रोक लगा दी है। हज हाउस में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार न होने की वजह से ये फैसला सुनाया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आला मुलायम सिंह यादव ने 30 मार्च 2005 में हज हाउस का संग बुनियाद रखा था और एनजीटी के हुक्म पर 2018 में जिला इंतजामिया ने हज हाउस को एसटीपी न होने की वजह से सील कर दिया था। यूपी हज हाउस कमेटी की याचिका को एक बार एनजीटी ने फिर निरस्त कर दिया है और एनजीटी ने यह दलील दी है कि अभी जो एसटीपी प्लांट है वह पूरी तरह से चालू नहीं है। जब तक एसटीपी की हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हज हाउस खोला नहीं जाएगा। हज हाउस पे बताना चाहता हूं कि हज हाउस पे सील लगी हुई है इस समय और सीलिंग इस बात से लगी हुई है, यहाँ के कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी एनजीटी में और एनजीटी में ये दलील पेश की थी कि जो हज हाउस है हज हाउस हिंडन नदी के किनारे बनाया गया है और इसकी जितनी क्षमता है क्षमता के अनुसार यहाँ पर एक एसटीपी प्लांट बनना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं बना है। जिसके बाद एनजीटी में इसमें संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद एनजीटी ने इसको सील कर दिया था। ये एक शानदार इमारत है जिसकी नींव 2005 में मुलायम सिंह यादव ने रखी थी और उसके बाद अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पिछले जो विधानसभा इलेक्शन था उस दौरान यहाँ पहुंचकर यहाँ पास में एक टेंट लगाया गया था और इस इमारत का शुभारंभ किया था। यहाँ पर कुछ यात्री भी आए थे उस समय और यात्री भी यहाँ पर ठहरे थे। अगले माह 4 जुलाई से हज यात्री आने वाले हैं यहाँ पर और अब ये देखने वाली बात है कि वो हज यात्री यहाँ पर ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। क्या उस समय से पहले जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वह एनजीटी में ये याचिका दायर कर देगी और यहाँ एसटीपी प्लांट जो बनाया गया है उसके कागज वहाँ देने के बाद क्या सीलिंग खुलवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए शक्ति सिंह। यूपी के बुलंदशहर में आवारा कुत्ते रोजाना सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बुलंदशहर जिला अस्पताल में रोजाना 150 से 200 तक ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्हें आवारा कुत्तों ने काटा है। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में कुत्ते के काटने के वाकयात बढ़ गए हैं। सिर्फ जून के महीने में 4000 से ज्यादा ऐसे मरीज पहुंचे जिन्हें कुत्तों ने काटा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंजू। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुत्ते ने काटा है। हम जितने लोग खेलते हैं सबको काट लिया। कौन मतलब ये कुत्ते पालतू हैं या आवारा कुत्ते हैं? आवारा कुत्ते हैं। क्यों आई आप यहाँ पर? कुत्ते ने काट रहा है इसलिए बहुत परेशान है। पे इंजेक्शन लगाना है। ऐसे कितने कुत्ते मतलब लोग बहुत ही कुत्ते हैं हमारे गाँव में तो 2-4 तो रोज काटते हैं। एवरेज 150 के आसपास आते हैं 50। किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? हमारे यहाँ ARV मौजूद है पर्याप्त मात्रा में तो सबको ARV इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कानपुर के हेली चौराहे पर आज एक CNG कार अचानक आग का शोला बन गई। कुछ ही मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। कार में अचानक लगी आग से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। अच्छी खबर ये रही कि कार सवार किसी तरह बच गए। और अब खास बात बिहार की खबरों की तफसील। बिहार असेंबली के मानसून सेशन के पहले ही दिन आजहानी अरकान को
खराज अकीदत पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव गायब रहे और तेजस्वी के गैर हाजिर रहने पर सियासत भी खूब हुई। सक्षम है कांग्रेस पार्टी अपनी लीडरशिप जो है अपने ही करेगी, किसी के मदद की जरूरत नहीं है। कांग्रेस राजद की जरूरत नहीं है, मदद किसी की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव तेजस्वी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। काम अपना काम में लगे हुए हैं, कोई बैठा हुआ नहीं है। तेजस्वी जी वो अपना काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके लापता होने की सूचना थाने को करनी चाहिए और लगातार पिछले चुनाव के बाद से वो गायब हैं या लापता हैं। परिवार को भी लगता खबर नहीं है, पार्टी को खबर नहीं है, पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिहार में इतनी मौत हो रही है, वो इस्तीफा के नाम एक ट्वीट तक तेजस्वी ने नहीं किया। स्थिति है कि एफआईआर कर। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि देश और दुनिया किसी को माफ नहीं करेगा। तेजस्वी को भी आप तेजस्वी को न ढूंढे। मरकजी वजीर और एलजेपी के सदर रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उन्होंने असेंबली पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया और रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट के लिए सिर्फ रामविलास पासवान ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। सर्टिफिकेट लेने के बाद रामविलास पासवान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एनडीए का हिस्सा होने पर उन्हें फख्र है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी को, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके प्रयास, जिनके समर्थन से हम बने हैं। और वहीं मुजफ्फरपुर में बच्चों की अमवात के मामले पर रामविलास पासवान ने कहा कि हुकूमत अपना काम कर रही है। अस्पताल का दौरा न करने के सवाल पर पासवान ने कह दिया कि ये अहम नहीं कि कौन गया और कौन नहीं, बल्कि अहम ये है कि बच्चों का मुनासिब इलाज हो। ये दोनों चीज में आप लोग क्वेश्चन करते हैं। जब कोई जाता है तो कहते हैं नौटंकी करता है, नहीं जाते हैं तो देखने क्यों नहीं गए। जो होता है हम लोग काम है मुख्यमंत्री से मिल करके या जो हेल्थ मिनिस्टर से मिल करके कर रहे हैं। बीजेपी अभी से ही मिशन 2020 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी पूरे बिहार में रुकनियत साजी की मुहिम चलाने वाली है और इसी को लेकर पटना में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें 1 महीने के अंदर 25% तक रुकन बनाने का निशाना रखा गया। ठीक है, दिल्ली इधर आया है वही है। आज तय किया है कि अलग-अलग बिहार में उर्दू मुलाजमीन की बहाली का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। अपोजिशन पार्टियों ने इस मामले पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों भी लिया है। आरजेडी ने बाकायदा इस मामले पर असेंबली में नीतीश कुमार को घेरने का भी ऐलान कर दिया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। बिहार में 1765 उर्दू मुलाजमीन की बहाली होनी है। रियासत के कई अजला में उर्दू मुलाजमीन नहीं है। साथ ही तकरीबन 1200 थानों में उर्दू जानने वाले लोगों को बहाल करने का ऐलान किया गया है, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। उर्दू मुलाजमीन की जिस तरह से अभी ज़रूरत है और ये जो रिक्वायर्ड है, पूरे हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत है। पूरा काम भी बाधित हो रहा है और सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इन्होंने ऐलान किया है और ऐलान किया है, कैबिनेट का फैसला है, उसके बावजूद इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर हम लोग इस बार असेंबली में इसको बेनकाब करेंगे, नीतीश कुमार को और इस गवर्नमेंट को बेनकाब करेंगे और यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में न आते हुए जो आपने ऐलान किया है, जो कैबिनेट का फैसला है, उसको हर हालत में इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो असेंबली में इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध। उधर बरसर इख्तियार पार्टी के मुस्लिम लीडर अपोजिशन को ही कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी व पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के मुताबिक उर्दू मुलाजमीन की बहाली का मसला
जल्द हल किया जाएगा। ताखीर हो रही है लेकिन काम नीतीश कुमार के शासन में हो रहा है ना। नीतीश कुमार के शासन के अलावा जो पिछली सरकारों ने थी उनको काम से तो कोई मतलब था ही नहीं। काम हो रहा है, लोगों को उम्मीद बढ़ी हुई है, और जब कैबिनेट हो गया है तो अब उससे बैक होने का क्या सवाल उठता है। कैबिनेट का मतलब आखिरी मुहर लग चुकी है, अब उसके जो प्रोसेस हैं वो फाइनल हो गए, ज्वाइनिंग हो गई। बिहार में मानसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन जहां कई मुद्दों पर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं अपना बेस वोट हासिल करने के लिए अक़लियतों से जुड़े मामलों को भी उठाने पर गौर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर इस मसले पर फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।